शिखर अपने भविष्य को लेकर काफी कंफ्यूज था। हाल ही में हुई इतनी घटनाओं के बीच शिखर आने वाले कल के लिए कहीं न कहीं चिंतित था। सोने से पहले शिखर सोचता है कि अपने माँ बाप की मौत का सच जानने के बाद भी शुभचिंतक के साथ मिलकर काम करेगा। वो जान गया था कि वो इस काम में कितना निपुण था। जल्द से जल्द शुभचिंतक से मिलकर आगे की रणनीति तय करने के लिए शिखर बेकरार था। शिखर शुभचिंतक के आश्रम सुबह ही पहुंच जाता है। बाहर पहरा दे रहा गार्ड हमेशा की तरह शिखर को देखकर मुस्कुराता है। आश्रम के अंदर आते ही शिखर नौकर से शुभचिंतक को बुलाने के लिए कहता है और शिखर सोफे पर बैठे हुए सामने पड़ी मेज पर से एक किताब उठाकर पढ़ने लग जाता है। शिखर के मन में बहुत सी बातें थी जो वो शुभचिंतक से करना चाहता था। शिखर उन सभी बातों को सोफे पर बैठा एकत्रित करने की कोशिश करता है और तभी वहां शुभचिंतक की एंट्री हो जाती है। कैसे हो शिखर? मैंने सुना कि तुमने पार्टी में बहुत मजे किए। शुभचिंतक ने शिखर को छेड़ते हुए कहा। क्या बताऊं शुभचिंतक, ऐसे मजे में दोबारा नहीं करना चाहता। शिखर के ये बोलते ही शुभचिंतक और शिखर दोनों हंसने लग जाते हैं। चलो मैं खाना लगवाता हूं। शुभचिंतक ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है, शिखर ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। शुभचिंतक कहीं न कहीं जान गया था कि शिखर के दिमाग में कुछ और चल रहा है, जिसे बताने में शिखर थोड़ा हिचकिचा रहा था। तो चलो बाहर टहलते हुए बात करते हैं। शुभचिंतक ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। शिखर और शुभचिंतक दोनों बाहर टहलते हुए खिली धूप का मजा लुत्फ उठा रहे हैं। तो बताओ शिखर, तुम जरूर मुझसे कोई खास बात करने आए हो। शिखर ज्यादा हैरान नहीं था कि शुभचिंतक ने उसकी मन की बात को भांप लिया था, क्योंकि शुभचिंतक अक्सर ऐसा करता था। शायद इसीलिए शिखर हर स्थिति में शुभचिंतक पर भरोसा बनाए रखता था। पर आज उसके मन में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी, पर शिखर से और रुका ना गया। शुभचिंतक, मैं आपके बिजनेस से जुड़कर आगे काम करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैं काफी हद तक बिजनेस समझ रहा हूं और ये काम अच्छे से कर सकता हूं। शिखर ने एक ही सांस में पूरी बात कह डाली। शिखर की बात सुनकर शुभचिंतक मुस्कुराने लगा। अब वो खुले समंदर की ओर देख रहा था। कुछ देर तक शुभचिंतक ने कुछ नहीं कहा, मानो किसी सोच में डूब गया हो। शिखर को लगने लगा कि शायद उसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। शायद शुभचिंतक को उसकी बात से बुरा लग गया था। शिखर अब अपनी बोली बात पर अफसोस करने लगा। वो शुभचिंतक से माफी मांगकर वहां से चले जाना चाहता था। मुझे भी लगता है कि बिजनेस को लेकर तुम में सच में टैलेंट है। तुमसे मैंने जो भी काम करवाए हैं तुम्हें परखने के लिए ही करवाए हैं, और खुशकिस्मती से तुमने हर बार कसौटी पर खरा उतर के खुद को साबित किया है। दरअसल बात तो यह है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी का चेयरमैन बनाना चाहता हूं। शुभचिंतक की यह बात सुनकर शिखर हैरान था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि शुभचिंतक उसे अपनी अरबों की कंपनी का चेयरमैन बनाना चाहता था। पर शुभचिंतक की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। हालांकि सच बताऊं शिखर, तो बरसों पहले मैंने अपनी एम्पायर की देखरेख बंद कर दी है। जब से इस आश्रम में आकर बस गया हूं, तब से मैंने अपना एम्पायर अपने एम्प्लॉई शेयर होल्डर्स को सौंप दिया है। मेरे ऐसे कई बिजनेस हैं जो एक्टिवली पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 में आते हैं। मैं तुम्हें वो देने को तैयार हूं। इससे पहले तुम्हें मेरे लिए पूरे 1000 करोड़ रुपए कमाने होंगे। अगर तुमने 1000 करोड़ कमा लिया तो यह साबित होगा कि तुम मेरे एम्पायर को चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। शुभचिंतक की बात पूरी होते ही शिखर चलते चलते रुक गया। शिखर को रुका हुआ देखकर शुभचिंतक समझ गया था कि शिखर ने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया था। 1000 करोड़ कमाने इतने आसान नहीं थे, पर शिखर यह बात जानता था कि कोई भी बड़ी चीज आसानी से नहीं मिलती। कुछ देर विचार करने के बाद
शिखर ने शुभचिंतक को उत्सुक होकर कहा कि उसे ये मंजूर है। मुझे पता था तुम ये चुनौती जरूर एक्सेप्ट करोगे। आखिरकार तुम में तुम्हारे दादाजी का खून है। वो भी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटते थे। खैर, मैं तुम्हें यह बता दूं कि यहां से तुम्हारा रास्ता और भी कठिन होने वाला है। शिखर शुभचिंतक को देखकर एक लंबी सी आह भरता है, जिसके बाद दोनों चलते हुए खूब बातें करते हैं। शुभचिंतक सच में शिखर के लिए परिवार से भी बढ़कर हो गया था। और हां शिखर, इससे पहले कि तुम जाओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, कहकर शुभचिंतक एक एनवेलप शिखर को दे देता है। शिखर एनवेलप को खोलता है तो उसमें एक वीआईपी पास निकलता है, वो भी एक प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट डॉक्टर रामचंद्रन के लेक्चर का। शिखर ने डॉक्टर रामचंद्रन की कुछ किताबें पढ़ी थी और वो कहीं न कहीं उनके विचारों का बहुत बड़ा प्रशंसक भी था। अगर वक्त मिले तो इस लेक्चर में जरूर जाना। डॉक्टर रामचंद्रन मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। कुछ काम के चलते मैं तो नहीं जा पाऊंगा। शिखर जानता था कि शुभचिंतक उसे इस लेक्चर में किसी वजह से भेज रहा था। घर पहुंचने के बाद शिखर के मन में एक ही बात चल रही थी, 1000 करोड़ रुपए कैसे कमाए जाएं। यह काम आसान नहीं था। शिखर जानता था कि यह चुनौती उसने ले तो ली थी, पर इसे पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलने वाला था। इन सब के बीच शिखर अपने बगल में पड़े हुए उस वीआईपी पास को देखता है जो शुभचिंतक ने उसे दिया था। शिखर की वेन्यू पर नजर जाती है तो शिखर की आंखें खुली की खुली रह जाती है। इस लेक्चर का वेन्यू स्टेट कॉलेज था जिसमें शिखर पढ़ता था। शिखर ने पास उठाया और उसे गौर से देखने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि डॉक्टर रामचंद्रन सच में उसके पुराने कॉलेज में आ रहे थे। शिखर जितना उत्सुक डॉक्टर रामचंद्रन का लेक्चर अटेंड करने के लिए था, उतना ही उत्सुक अपने कॉलेज जाने के लिए भी था। शिखर लेक्चर शुरू होने से आधे घंटे पहले ही कॉलेज पहुंच गया था। शिखर कॉलेज में इधर उधर टहलते हुए पुरानी यादों को ताजा कर रहा था। शिखर देख रहा था कि डॉक्टर रामचंद्रन की गेस्ट लेक्चर के कारण आज कॉलेज में भीड़ भी ज्यादा थी। जाहिर सी बात थी, हर कोई डॉक्टर रामचंद्रन का लेक्चर अटेंड करना चाहता था। हालांकि बिना पास के कोई भी हॉल में नहीं जा सकता था। तभी शिखर की नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रिद्धि थी। शिखर उसे देखते ही पहचान गया था। जब शिखर कॉलेज में था तब रिद्धि उसकी जूनियर थी और कॉलेज की सबसे मशहूर लड़की भी। शिखर याद करता है कि कैसे उसका कॉलेज का आखिरी दिन था और वो दोनों कॉलेज के कैंटीन में मिले थे और रिद्धि उस दिन की तरह ही आज भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी। उसने ब्लू जीन्स और व्हाइट टॉप पहना था और जो चीज नहीं बदली थी वो थी रिद्धि की खूबसूरत आंखें। शिखर रिद्धि के पास जाता है और ठीक उसके पीछे खड़ा हो जाता है। रिद्धि, शिखर के कहते ही रिद्धि पीछे मुड़ती है। शिखर, इतने दिनों बाद तुम तो लगता है कॉलेज का रास्ता ही भूल गए थे। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस कहीं बिजी हो गया था। अब वक्त मिला है तो यहां आ गए। मैंने सुना है यहां डॉक्टर रामचंद्रन का लेक्चर होने वाला है। शिखर ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, बस अभी थोड़ी देर में ऑडिटोरियम में, पर अफसोस बिना पास के अटेंड नहीं कर सकते। रिद्धि ने यह कहते ही मुंह लटका लिया। रिद्धि भी बाकी लोगों की तरह डॉक्टर रामचंद्रन का लेक्चर अटेंड करने आई थी, पर उसे बाद में पता चला कि लेक्चर सिर्फ पास वालों को ही अटेंड करने दिया जाएगा। वैसे मेरे पास। शिखर की बात खत्म भी नहीं होती कि एक लंबा सा लड़का आंखों पर स्टाइलिश चश्मा लगाए बीच में आ जाता है। ओह रिद्धि, तो तुम यहां हो। मैंने तुम्हें पूरे कॉलेज में तलाश किया। लंबे से लड़के ने शिखर की बात बीच में ही काटते हुए कहा। रिद्धि ने उसकी तरफ देखा और एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ उसे हेलो कहा, जिसके बाद रिद्धि ने शिखर की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यह उसका दोस्त है और पहले इसी कॉलेज में था। शिखर, उस लंबे से लड़के ने शिखर को ऊपर से नीचे तक देखा और अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दिया। मेरा नाम है राजेश और निकनेम है राज। मैं रिद्धि का क्लासमेट हूं और इस कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट।
राजेश के इंट्रोडक्शन के अंदाज से शिखर समझ गया था कि राजेश को खुद पर और अपने प्रेसिडेंट होने पर बहुत घमंड है। शिखर राजेश को देखकर हल्का सा मुस्कुराकर हाय कहता है। रिद्धि राजेश को बताती है कि वो और शिखर अभी डॉक्टर रामचंद्रन के लेक्चर के प्रोग्राम के बारे में ही बात कर रहे थे। ओ हाँ, डॉक्टर रामचंद्रन के लेक्चर में तो सिर्फ पास वालों को ही एंट्री अलाउड है, तो शायद हर किसी को नहीं मिलता। यह कहकर राजेश शिखर के सामने अपना पास निकालकर शो ऑफ करने लगता है। दरअसल मैं भी डॉक्टर का लेक्चर ही अटेंड करने आया था, शिखर ने जवाब दिया। सिर्फ बातों से ही लेक्चर अटेंड कर लोगे क्या? लेक्चर अटेंड करने के लिए पास चाहिए, जो तुम जैसों के पास नहीं हो सकता, राजेश ने शिखर के पहनावे पर तंज कसते हुए कहा। हालांकि शिखर साधारण कपड़ों में नहीं था। शिखर समझ गया था कि राजेश शिखर को नीचा दिखाना चाहता था। राजेश का शिखर से चढ़ना ताज्जुब की बात नहीं थी, क्योंकि कॉलेज की सबसे खूबसूरत और मशहूर लड़की उसे छोड़ शिखर से बात कर रही थी, जो बस एक साधारण सा दिखने वाला लड़का था। हालांकि कॉलेज में शिखर को ज्यादा लोग नहीं जानते थे। वो मैं रिद्धि को बता रहा था कि मेरे पास वीआईपी पास है और इस पास पर मैं अपने साथ एक और शख्स को ले जा सकता हूं। क्या तुम चलना चाहोगी रिद्धि? राजेश शिखर के हाथ में वीआईपी पास देखकर आश्चर्य में पड़ गया। जाहिर सी बात थी, राजेश समझ नहीं पा रहा था कि साधारण से दिखने वाले लड़के के पास आखिर वीआईपी कार्ड कहां से आया। शिखर को नीचा दिखाने के चक्कर में राजेश ने खुद की ही बेइज्जती करवा ली थी। ये सोच सोच कर राजेश अपने दांत घिसने लगा, और जब तक राजेश अपने ख्यालों से बाहर आया तब तक शिखर और रिद्धि वहां से जा चुके थे। लेक्चर हॉल खचाखच भरा हुआ था। जाहिर सी बात थी, क्योंकि डॉक्टर रामचंद्रन का लेक्चर सालों में एक ही बार होता है। उनका लेक्चर अटेंड करने सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आ रखे थे। शिखर और रिद्धि वीआईपी रो में बैठे थे, जो बिल्कुल पहली रो थी, स्टेज के बिल्कुल सामने, और राजेश उनके कुछ सीट्स पीछे बैठा था। शिखर और रिद्धि को एक साथ वीआईपी रो में सबसे आगे बैठा देख राजेश के मन में जलन के ज्वालामुखी फट रहे थे। डॉक्टर रामचंद्रन पर बात करते हुए रिद्धि शिखर से पूछती है कि शिखर रामचंद्रन के विचारों को कितना गहराई से जानता था, जिस पर शिखर रिद्धि को बताता है कि उसने डॉक्टर रामचंद्रन की 4 किताबें पढ़ी थी और वो उनके इंटरनेशनल इकोनॉमी से जुड़े विचारों से सबसे ज्यादा प्रभावित था। इन्हीं बातों के चलते डॉक्टर रामचंद्रन की स्टेज पर एंट्री होती है और सभी उनका स्वागत तालियों की गरज और स्टैंडिंग ओवेशन के साथ करते हैं। कुछ सरल प्रारंभिक शब्दों के बाद डॉक्टर रामचंद्रन सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। अर्थशास्त्र और मैनेजमेंट के कुछ प्रमुख विषयों पर बात करने लगते हैं। वो एक छोटी मगर बहुत असरदार प्रेजेंटेशन तैयार करके लाए थे। ऑडियंस में सभी ने बड़े ध्यान से सुना और देखा। सभी लोग लेक्चर में पूरी तरह से डूब गए थे। वो जानते थे कि डॉक्टर रामचंद्रन का लेक्चर एक बहुत अच्छा मौका था और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। उन सब के ध्यान लगाकर लेक्चर सुनने वालों में शिखर का नाम भी शामिल था। शिखर के लिए इतना अच्छा लेक्चर दुर्लभ था। वो किसी और की तुलना में ज्यादा ध्यान से डॉक्टर रामचंद्रन की कही एक एक बात को सुन रहा था। डॉक्टर रामचंद्रन ने लगातार 3 विषयों पर लेक्चर दिया और हॉल में हर किसी से लगातार तालियां बटोरी। डॉक्टर रामचंद्रन का पूरा लेक्चर सुनकर शिखर को बहुत फायदा हुआ। वो न सिर्फ मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स को गहराई से समझ पाया था, पर नए जमाने में ये सब चीजें कहां और कैसे उपयोग की जा सकती थी, इसका भी उसे एक अच्छे स्टार पर ज्ञान मिल चुका था। हालांकि डॉक्टर रामचंद्रन ने अपने लेक्चर में सिर्फ 3 टॉपिक्स के बारे में बात की थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही उत्तम थी। व्याख्यान के बाद डॉक्टर रामचंद्रन मुस्कुराए और कहा, अर्थशास्त्र और मैनेजमेंट एक कभी भी ना खत्म होने वाले सब्जेक्ट्स हैं। मैं कुछ अलग राय और एक नई सोच हमारे बीच रखने के लिए ऑडियंस में से कोई हमारे बीच आकर इन सब्जेक्ट्स पर बात करें। ऑडियंस पर नजर फेरते हुए डॉक्टर रामचंद्रन की उंगली सीधा शिखर पर जाकर रुकती है। स्पॉटलाइट अपने ऊपर देख शिखर सहम जाता है। वो बगल में बैठी रिद्धि का हाथ जोर से पकड़ लेता है। शिखर नर्वसनेस में अपनी सीट से खड़ा होता है। शिखर कितना सहमा हुआ था कि दूर से राजेश भी देख पा रहा था, और शिखर को इतना नर्वस देख राजेश में खुशी की तरंग दौड़ उठती है। वो सोचता है कि डरा और सहमा हुआ शिखर
जरूर स्टेज पर इतने सारे लोगों के सामने कोई गलती करेगा जिससे शिखर को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा और जिसके बाद वो शिखर को नीचा दिखा पाएगा। क्या शिखर सच में इतने सारे लोग और डॉक्टर रामचंद्रन के सामने कोई गलती कर देगा? जानने